हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम टू माय चैनल टीचिंग एग्जाम्स। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट दिसंबर 2018 के मैथ्स के 30 क्वेश्चंस की, जो कि होंगे प्राइमरी लेवल के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। नंबर 1, हर कोई गणित सीख सकता है। नंबर 2, गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जा सकता है। नंबर 3, गणित सीखने के लिए एक कठिन विषय है। नंबर 4, आमतौर पर लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं। तो पूछा जा रहा है गणित सीखने के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, हर कोई गणित सीख सकता है। देखिए, बच्चों को जब आप उनके मानसिक स्तर के अनुरूप गणित सिखाएंगे तो उनके लिए वो जटिल नहीं होगा, इसीलिए हर कोई गणित सीख सकता है, बशर्ते आप उनको उनके मानसिक स्तर के अनुरूप सिखाएं। तो ऑप्शन 1 हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की है जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया था और बच्चे को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा जाता है। उपर्युक्त परिस्थिति में शिक्षक ने प्रयोग किया नंबर 1 व्याख्यान विधि का, नंबर 2 प्रयोगशाला विधि का, नंबर 3 आगमन विधि का, या फिर नंबर 4 निगमन विधि का। तो उपर्युक्त परिस्थिति में शिक्षक ने प्रयोग किया है आगमन विधि का। तो ऑप्शन 3 हमारा सही हो जाएगा। आगमन विधि क्या होता है? आगमन विधि में पहले उदाहरण दिए जाते हैं, बाद में हम नियम पर आते हैं, यानी कि पहले हम एग्जाम्पल्स के थ्रू बच्चों को समझाते हैं और बाद में उन्हें रूल्स बताते हैं। इसलिए ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पर सही होगा, आगमन विधि। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र के बारे में सत्य नहीं है। नंबर 1, संकल्पना मानचित्र प्रकृति में पदानुक्रमित है। नंबर 2, संकल्पना मानचित्र नए शिक्षण को पूर्व ज्ञान से जोड़ने में सहायक है। नंबर 3, संकल्पना मानचित्र अंतः संबंधित अवधारणाओं और उन्हें जोड़ने वाले लिंक का संग्रह प्रस्तुत करते हैं। नंबर 4, संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए। तो हमें इसमें बताना है कि संकल्पना मानचित्र के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए। तो यहाँ पर केवल जो है वो गलत होगा और केवल निगेटिव वर्ड भी होता है, इससे भी आप इस ऑप्शन को देख सकते हैं। तो ऑप्शन 4 हमारा जो यहाँ पर है वो सत्य नहीं है संकल्पना मानचित्र के बारे में। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2/3 + 4/5 इसको सॉल्व करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 5 और 3 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 15, 3 × 5 = 15, तो 5 × 2 = 10 प्लस 5 × 3 = 15, तो 3 × 4 = 12, 10 और 12 हुए 22/15। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 सही 7/15। तो ऑप्शन 1 हमारा सही हो जाएगा, 1 सही 7/15। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए आकारों के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन ठीक नहीं है। नंबर 1, इनमें से 2 समचतुर्भुज हैं। नंबर 2, इनमें से 2 आयत हैं। नंबर 3, सभी समांतर चतुर्भुज हैं। नंबर 4, इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। तो हमें बताना है कि कौन से कथन ठीक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। दिए गए चारों आकार समांतर चतुर्भुज हैं, इनमें से 2 आयत हैं और 2 समचतुर्भुज हैं, यानी कि सभी समांतर चतुर्भुज हैं। तो तीनों पॉइंट सही हैं। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा कि इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि हमें बताना है कि कौन सा कथन ठीक नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 11,1111 संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। तो देख लीजिए, 11,000 लिख लीजिए, 11,000, 1100, तो 1100, 11 इनको ऐड कर लेते हैं। तो इसको ऐड किया 1 आया, इसको ऐड किया 1 आया, इसको ऐड किया 1 आया, 1 और 1 2 और ये 1, यानी कि 12,111। कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा, 12,111। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिंदु ए और बी नीचे दिखाई गई नंबर रेखा पर संख्याओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। बिंदु ए और बी के बीच की दूरी क्या है, हमें बतानी है। देखिए, 25,000 से 29,000 तक हमें जाना है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हैं, यानी कि हमें समान संख्याओं में वहां तक पहुंचना है। कैसे समान संख्या में? जैसे 25,000 के बाद अगर हम 26,000 जाते हैं, फिर 27,000, फिर ये 28,000, 29, 30, 31 और यहाँ पर हम पहुंचेंगे तो आएगा 32। तो अब हम 2-2 का गैप लगाकर चलते हैं, यानी 2-2 का गैप कैसा? यानी कि 25 + 26, यानी 2 का गैप लेंगे तो 27 पर पहले पहुंचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 का गैप लिया तो 27,000, 28 छोड़कर यहाँ पर 29,000, 30 छोड़कर 31,000, 32 छोड़कर 33,000, 34 छोड़कर 35,000, 36 छोड़कर 37,000, 38 छोड़कर
39,000। यानी कि हम दो दो के गैप पर, यानी कि बीच की एक संख्या छोड़कर अगले वाले पर अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर 39,000 पर पहुँचते हैं। इसी तरह अब हम 39,000 के आगे देखते हैं। 39,000 के बाद एक छोड़ दिया, यानी कि 40,000 छोड़ के यहाँ पर आएगा 41,000। 42,000 छोड़ दिया तो यहाँ पर आया 43,000। 44,000 छोड़ दिया तो यहाँ पर आया 45,000। 46,000 छोड़ दिया तो 47,000। 48,000 छोड़ दिया तो यहाँ पर 49,000। 50,000 छोड़ दिया तो यहाँ पर 51,000। 52,000 छोड़ दिया तो यहाँ पर आया 53,000। ठीक है, यानी कि बीच की एक संख्या को छोड़कर आगे वाली संख्या को अगर हम लिखते जाते हैं तो हम यहाँ पर जो दिए गए हैं पॉइंट पहुँच जाएंगे समान मात्रा में। ठीक है, यहाँ पर बी पॉइंट हमें मिल गया 53,000 और ए पॉइंट हमें कितना मिला था 25 के बाद 26 को छोड़कर आया यहाँ पर 27,000। 28 को छोड़कर यहाँ पर आया 29,000। 30,000 को छोड़कर यहाँ ए पॉइंट पर आया 31,000। तो ए और बी पॉइंट हमें मिल गए हैं। अब हमें क्या बताना है, ए और बी के बीच की दूरी, यानी कि हम 53,000 में से 31,000 को अगर घटा देते हैं और बीच की दूरी हमें पता चल जाएगी। तो 53,000 में से 31,000 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 जीरो तो ऐसे लिख लीजिए। 3 में से 1 चला गया, कितना बचा 2। फिर 5 में से 3 चला गया, कितना बचा 2, यानी कि 22,000 इकाइयाँ। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा 2। ए और बी के बीच की दूरी है 22,000। हमारा अगला क्वेश्चन है 3 सही 1/4 किलोग्राम चीनी से 1/16 किलोग्राम चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करते हैं, 3 सही 1/4, 4 तियाँ 12, 12 और 1 13, 13/4 किलोग्राम। हम 3 सही 1/4 को 13/4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 13/4 किलोग्राम चीनी से 1/16 किलोग्राम चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। तो 1/16 को हम लिख देंगे बटे में या फिर 13/4 और इस संख्या को पलट कर लिख दीजिए गुणा में, यानी कि 16/1। अब इसको हम कैंसिल करते हैं, 4 एकम 4, 4 चौके 16 और 13 चौके 52, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा यहाँ पर 3। एक बार फिर से समझ लीजिए, 4 तियाँ 12, 12 और 1 13, 13/4 इसको लिख सकते हैं। या तो ये जो संख्या दी है इसको आप पलट कर गुणे में लिख लीजिए 16/1 और सॉल्व कर दीजिए, 4 चौके 16, 13 चौके 52 आंसर आ जाएगा। ठीक है, या तो फिर जो संख्या दी है ये 4 तियाँ 12 और 1 13/4, इसको आप डिवाइड में बटे में लिखेंगे तो भी वही आंसर आएगा 13/4। अब इसको पलट देंगे तब भी यही आएगा। ठीक है, जैसा आपको सही लगे, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 13 चौके 52। तो ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है हरीश ने 18:40 पर अपनी यात्रा शुरू की और 22:20 पर समाप्त की। यात्रा पूरा करने में लिया गया समय क्या है। 18:40, 22:10, यानी कि ये शाम के समय हुए और 18:40 का मतलब होता है 6:40। अब 6 कैसे पता चला, 12 के बाद जो शाम का जो होता है 1 2 3, तो 12 के बाद इनको 13 14 इसमें गिनेंगे, तब जो 6 पर पहुंचेंगे तो वो 18 बजेगा। ठीक है, तो 18:40 यानी कि शाम के 6:40, 6:40 और 22:20 यानी कि 10:20, वो भी शाम के PM के। ठीक है, हमें ये बताना है समय कितना लगा है यात्रा पूरा करने में। तो 22:20 में से हम 18:40 घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा यात्रा पूरा करने में कितना समय लगा। अब देख लीजिए, यहाँ पर 40 मिनट है और यहाँ पर 20 मिनट है, कैसे घटेगा। तो हम यहाँ से 1 घंटा कैरी ले लेंगे। यहाँ से हम 1 घंटा कैरी ले रहे हैं पर यहाँ पर तो मिनट में लिखा है, तो जब हम यहाँ से 1 घंटा कैरी लेकर आएंगे तो 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट और यहाँ पर भी मिनट में लिखा है, तो 60 मिनट में हम इसको लिखेंगे। ठीक है, ये जो 20 लिखा है इसमें हम मिनट जोड़ेंगे क्योंकि ये मिनट में लिखा है। 1 घंटा यहाँ से कैरी लिया और घंटे को जो मिनट में कन्वर्ट किया तो कितना बनेगा 60 मिनट। तो 60 मिनट में जब 20 मिनट जोड़ देंगे तो कितना बनेगा 80 मिनट। ठीक है, तो 80 में से अब घटा सकते हैं 40 को, तो 80 में से 40 मिनट घटे, कितने बचे 40 मिनट। और यहाँ से हम 1 घंटा कैरी ले चुके हैं, यानी यहाँ पर कितना बचा है 21। ठीक है, तो अब 21 में से 18 हम घटा देंगे तो कितना बचेगा 3, यानी कि 3 घंटे 40 मिनट का हमें समय लगा है यात्रा पूरी करने में। तो ऑप्शन नंबर सही होगा हमारा 3 घंटे 40 मिनट। हमारा अगला क्वेश्चन है 200 मिलीलीटर और 300 मिलीलीटर माप वाले बर्तनों का उपयोग कर 2000 मिलीलीटर आयतन की एक बाल्टी भरनी है। 200 मिलीलीटर और 300 मिलीलीटर के बर्तनों द्वारा क्रमशः बाल्टी भरने के लिए बर्तनों के निम्नलिखित संयोजनों में से
कौन सा सही नहीं है। तो यानी कि 3 सही दे रखे हैं, एक सही नहीं दे रखा, वो हमें बताना है। और क्रमशः यानी कि पहले हमें 200 मिलीलीटर को लेकर चलना है, फिर 300 मिलीलीटर के बर्तनों को लेकर चलना है, ठीक है। तो हमें इन दोनों मापों से 2000 मिलीलीटर आयतन की एक बाल्टी भरनी है। तो कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए 200 मिलीलीटर के बाल्टी जो भरी होगी उसको अगर हम 7 बार डालेंगे तो कितना भरेगा, 7 दूनी 1400 मिलीलीटर प्लस, ठीक है। 300 मिलीलीटर की बाल्टी को अगर हम 2 बार डालेंगे, 300 मिलीलीटर की बाल्टी को 2 बार डालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 तियां 6, 600 मिलीलीटर। 1400 और 600 कितना हुआ, 2000। यानी कि 200 मिलीलीटर की बाल्टी को जब हम 7 बार डालेंगे और 300 मिलीलीटर की बाल्टी को 2 बार डालेंगे तो टोटल हुआ 2000 मिलीलीटर। यानी कि पहला जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो रहा है, ठीक है। अब दूसरा चेक करते हैं। 200 मिलीलीटर बाल्टी को जब हम 6 बार डालेंगे तो कितना बनेगा जाकर, 6 दूनी 1200 मिलीलीटर। फिर 300 मिलीलीटर की बाल्टी को जब हम 3 बार डालेंगे तब कितना बनेगा जाकर, 3 तियां 9 यानी कि 900 मिलीलीटर। 1200 और 900 अगर हम जोड़े तो कितना बनता है, 2100। यही हमारा ऑप्शन गलत है क्योंकि हमें कितना बनाना है, 2000 मिलीलीटर और बन कितना रहा है, 2100 मिलीलीटर। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा और हमें बताना भी यही है कि कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही नहीं है। तीसरा भी एक बार चेक कर लीजिए। 200 मिलीलीटर की बाल्टी को जब हम 1 बार डालेंगे तो कितना बनेगा जाकर, 200, ठीक है। फिर 300 मिलीलीटर की बाल्टी को जब हम 6 बार डालेंगे तो कितना बनेगा, तो 300 मिलीलीटर की बाल्टी को 6 बार डालेंगे तो 6 तियां 18 यानी कि 1800 मिलीलीटर बनेगा। और 200 मिलीलीटर की बाल्टी को जब 1 बार डालेंगे तो कितना बनेगा, 200 मिलीलीटर। जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 2000 मिलीलीटर। यानी कि तीसरा ऑप्शन भी सही है और चौथा भी सही होगा। हमें बताना है कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इस संख्या का सबसे अच्छा अनुमान कौन सा है। देखिए इससे पहले एक बात समझ लीजिए, जैसे 7.2 लिखा है, ठीक है। दशमलव के बाद अगर दी गई जो संख्या है वो 5 है, 5 से बड़ी है, 50 है या 50 से बड़ी है, तो हम जो ये जो संख्या होती है दशमलव से पहले वाली संख्या उसमें एक ऐड करके लिख देते हैं, ठीक है। जैसे 7.2 है, यहाँ पर ये जो संख्या है कितनी है, 5 से छोटी है। तो जो दशमलव के बाद की संख्या अगर 5 से छोटी है तो दशमलव से जो ये पहले की संख्या होती है हम इसी को लिख देते हैं। कैसे, देखिए समझिए, 7 दशमलव मान लीजिए 3 लिखा है, ठीक है। अब ये जो संख्या है ये 5 से छोटी है, तो 5 से छोटी है तो हम इसको लिख सकते हैं 7, ठीक है। इस मान को 7.3 को हम लिख सकते हैं 7। क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद की संख्या 5 से छोटी है, ठीक है। अगर यहीं पर लिखा हो 7.7 तो हम इसको 8 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद की जो ये संख्या है ये 5 से बड़ी है, तो हम इसको लगभग 8 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर यहीं पर लिखा हो 7.49, ठीक है, तो ये जो 49 है ये 5 0 छोटी है तो हम इसको लिख सकते हैं 7, ठीक है। लेकिन यहीं पर अगर लिखा हो 7.55 तो हम इसको लिख सकते हैं 8, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो संख्या दे रखी है 5 ये 5 0 यानी कि 50 से बड़ी है, ठीक है। इस तरह से अब क्वेश्चन में देखिए 7.1 दशमलव के बाद जो संख्या दी है वो 5 से छोटी है, 5 से छोटी है तो हम इसको सीधा सीधा 7 लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद जो संख्या है वो 5 से छोटी है। फिर दे रखा है 3.85। यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद की जो संख्या है वो क्या है, 8। 8 क्या है, 5 से बड़ी है, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 से बड़ी है या फिर 5 0 50 से बड़ी है, ठीक है। 5 मानकर आप चलिए, तो अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 4। क्यों, क्योंकि 3.85 यानी कि दशमलव के बाद की संख्या 5 से बड़ी है तो हम इस संख्या को 4 लिख सकते हैं। दशमलव के पहले वाली संख्या में 1 जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब बटे में 9.09 दशमलव के बाद की संख्या 0 है यानी कि 5 से छोटी है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, 9। क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद की संख्या 0 है। अगर यहाँ पर 9.6 होता, 6 9 हो जाता तो हम 10 लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर 9.09 यानी कि दशमलव के बाद की संख्या 5 से छोटी है, इसीलिए हम इस संख्या को ऐसे ही लिखेंगे, इसमें 1 नहीं जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगी 9। तो ये स्ट्रक्चर किसके इक्वल आ रहा है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 में। तो 7 × 4/9 ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि ग्रिड में एक छोटा वर्ग 4 वर्ग इकाइयों का है तो ग्रिड पर बनाए गए आयत का परिमाप क्या है। तो देखिए
ग्रिड में एक छोटा वर्ग कौन सा है, ये वाला 4 वर्ग इकाइयों का है, वर्ग इकाइयों का, यानी कि ये हमें दे रखा है ए स्क्वायर 4 वर्ग इकाइयों का, तो ए क्या बन जाता है 2, यानी कि इस एक वर्ग का जो मान दे रखा है वो दे रखा है हमें 2, ठीक है। और यहाँ पर कितने वर्ग हैं ऐसे, 1 2 3 4, यानी कि जब एक वर्ग का मान 2 है तो 4 वर्ग का मान कितना होगा, 2 4 6 8, यानी कि 4 वर्ग का ये 8, और ये क्या है, वर्ग की लंबाई, यानी लंबाई कितनी है 8, और ये क्या है चौड़ाई, चौड़ाई कितनी दे रखी है, चौड़ाई में कितने वर्ग हैं अगर देखा जाए तो एक ये वर्ग हो गया, एक ये वर्ग हो गया, यानी कि 2 वर्ग हैं। जब एक वर्ग का मान जो है वो 2 है तो 2 वर्ग का मान कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 यानी कि 4, और ये क्या है हमारी चौड़ाई है यानी कि बी। हमें बताना क्या है, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। इसमें हम मान रख देंगे तो 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई कितनी निकली थी 8, चौड़ाई कितनी निकली थी 4, फिर 2 गुणे 8 4 12, 12 दूनी 24, और ये क्या निकला है परिमाप, ये निकला है हमारा परिमाप यानी कि 24 इकाई। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा हमारा 1। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक बच्चे ने 5 विषयों में प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किए, बच्चे द्वारा प्राप्त अंकों की माध्यिका क्या है। माध्यिका पूछी गई है, जब 5 विषयों में से सभी में उसने 75 अंक प्राप्त किए हैं तो माध्यिका भी 75 ही होगी, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा 75। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए ठोस को निम्न में से किसको मोड़कर बनाया जा सकता है। ऑप्शन देखकर हमें बताना है कि किस आकृति को मोड़कर ये आकृति प्राप्त होगी। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ठीक है, फिर ये जो बाद के ये जो बाहरी कॉर्नर पर ये जो त्रिभुज बने हैं इनको जब आप मोड़ेंगे तो आपको ये आकृति प्राप्त हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि निम्नांकित पाई चार्ट में लाल भाग 40 है तो सफेद भाग क्या है। लाल भाग कितना है 1/2, यानी कि 1/2 का मान दे रखा है 40। सफेद भाग पूछा जा रहा है, सफेद भाग का मान कितना है 1/8, यानी कि 1/8 बताना है। लाल भाग दे रखा है 40 जो कि 1/2 के बराबर है, तो ये 40 हो गया, ठीक है। सफेद भाग पूछा जा रहा है, सफेद भाग है 1/8, तो 1/8 जैसे 5 पेंसिल का मूल्य 50 रुपये है तो 10 पेंसिल का मूल्य कितना होगा, तो 50 गुणे 10, ये जो संख्या होती है ये बटे में लिख दी जाती है 5। 5 पेंसिल का मूल्य 50 रुपये है तो 10 का क्या कितना होगा, तो 10 का मूल्य बताने के लिए 50 गुणे 10, और ये 5 जो है ये बट्टे में आ जाएगा और कैंसिल करेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 50 गुणे 2 यानी कि 100, ठीक है। इसी तरह 1/2 का मान दे रखा है 40 और सफ़ेद भाग यानी 1/8 का पूछा जा रहा है, तो इसकी इससे गुणा कर देंगे यानी कि 40 गुणे 1/8, ये जो संख्या है ये बटे में जाएगी 1/2, और ये जब बटे में से ऊपर हम करेंगे तो ये गुणा 2 आ जाएगी, ठीक है। अब इसको सही से लिख लेते हैं, तो हमारी इक्वेशन बन रही थी 40 गुणा 1/8 और ये जो है 1/2 हो जाएगी, ठीक है। फिर जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये कितना पलट जाएगा ना, तो गुणे में आ जाएगा 2/1, ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, 4 एकम 4, 4 दशामन 40 यानी कि 10, तो सफ़ेद भाग कितना है 10। ऑप्शन नंबर 4 हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित ठोस आकार का निरीक्षण कीजिए, निम्न में से कौन सा दिए गए ठोस की ऊपरी सतह का दृश्य है। दिए गए ठोस का ऊपरी सतह का दृश्य, ऊपरी सतह का दृश्य बताना है, तो देख लीजिए आकृतियां। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। दिए गए ठोस की ऊपरी सतह का दृश्य, ये 4 वर्ग होंगे। देखिए जब दी गई आकृति को आप ऊपर से देखेंगे तो आपको ये 4 वर्ग दिखाई देंगे इस तरह से, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी लागत अधिक है। नंबर 1 250 रुपये प्रत्येक पैकेट वाले 200 पैकेट, नंबर 2 250 रुपये प्रत्येक वस्तु वाले 20 दर्जन। तो हमें बताना है कौन सी इसमें से किसकी लागत अधिक है।
तो देखिए 200 पैकेट, जिसमें से एक पैकेट की कीमत कितनी है 250 रुपये, यानी एक पैकेट की कीमत कितनी है 250 रुपये। तो 200 पैकेट की कीमत कितनी होगी, 250 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, ये तो 3 जीरो, फिर 25 की 200 करेंगे तो कितना आएगा, 25 दूना 50, यानी कि 50,000। तो 250 रुपये प्रत्येक पैकेट वाले 200 पैकेट का मूल्य कितना हुआ, 50,000। अब दूसरा देखते हैं, 250 रुपये प्रत्येक वस्तु वाले 20 दर्जन, एक दर्जन में होते हैं 12, तो 20 दर्जन में कितने हो जाएंगे, 20 गुणे 12 यानी कि 240, यानी कि जो एक वस्तु है वो 250 रुपये की है, तो 240 कितने की होगी, जो भी वस्तु होगी वो कितने की होगी, तो 250 से गुणा कर देंगे तो 2 ये जीरो लिख लीजिए अलग, 24 और 25 की गुणा कीजिए, 24 और 25 की गुणा करके देखते हैं, 5 चौके 20 हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 0 8 9 10, वहाँ पर आया 6 यानी 600, यानी ये 600 और 2 जीरो पहले से लगा रखे थे यानी कि 60,000। तो पहले की वैल्यू आई थी 50,000, दूसरे की आ रही है 60,000, यानी कि पूछा जा रहा है किसकी लागत अधिक है, तो दूसरे वाले की लागत अधिक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, दूसरा। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना है सम संख्यक पदों तक का योग। सम संख्यक यानी कि ये जो सीरीज दे रखी है ये हमें सम में रहनी है। देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी ये हमें जितनी भी सीरीज आप लंबी बना लीजिए इसको सम संख्या ही बनाए रखनी है। ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पे 7 तक लिख लिया या 8 तक 9 तक लिख लिया, हमें इसे सम तक बनानी है। तो जब आप इसको सम सीरीज बनाए रखेंगे तो देख लीजिए ये कैंसिल हो जाएगी, कैसे, +1 -1 +1 -1 +1 -1, इसको जब आप सम संख्या में रखेंगे तो ये कटती चली जाएगी और आंसर आएगा 0। तो ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पर सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। नंबर 1 गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता, नंबर 2 तर्क कौशल का विकास, नंबर 3 गणितीय अवधारणाओं को समझना, नंबर 4 गणितीय भाषा का विकास। तो हमें बताना है प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता। प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों से हम गणित के जवाब में सटीकता की उम्मीद नहीं करेंगे, उनके तर्क कौशल का विकास होता है, कराया जाता है, गणितीय अवधारणाओं को समझाया जाता है, उनके समझ को विकसित किया जाता है, गणितीय भाषा का विकास होता है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 सही होगा, क्योंकि पूछा जा रहा है किस पर नहीं होना चाहिए, तो सटीकता पर नहीं होना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक कक्षाओं में एक गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार किया जाना चाहिए। नंबर 1 चित्र बनाना, नंबर 2 प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना, नंबर 3 अनुभव प्रदान करना, नंबर 4 भाषा के माध्यम से समझाना। तो हमें इन 4 पॉइंट्स को रीअरेंज करना है। देखिए एक रूल होता है ELPS, ठीक है, E यानी एक्सपीरियंस, L यानी कि लैंग्वेज भाषा, P यानी पिक्चर यानी चित्र, S यानी कि सिंबल। तो इसके अकॉर्डिंग आप रीअरेंज कीजिए जो भी आपको दी गए हैं पॉइंट्स। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहले आता है E यानी एक्सपीरियंस यानी अनुभव। अनुभव कहाँ है, ऑप्शन 3 में। तो यानी कि पहला और तीसरा कट हो जाता है। पहला तो आता है अनुभव जो कि है पॉइंट नंबर 3, और 3 पॉइंट दूसरे और चौथे ऑप्शन में है, तो पहला और तीसरा ऑप्शन कट हो गया। ठीक है, फिर आता है L यानी लैंग्वेज यानी कि भाषा। भाषा किस पॉइंट में है, चौथे पॉइंट में है, भाषा के माध्यम से समझाना। तो तीसरा फिर चौथा, तो दूसरा ऑप्शन भी कट हो जाता है क्योंकि तीसरे के बाद चौथा पॉइंट आना चाहिए जो कि आ रहा है ऑप्शन 4 में। तो ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। लेकिन इसको हम आगे भी देखते हैं। P यानी पिक्चर यानी कि चित्र जो कि पॉइंट 1 में है, जो कि मैच कर रहा है, तो पॉइंट 1। फिर लास्ट में है S यानी कि सिंबल यानी कि प्रतीकात्मक प्रतीक। ठीक है, तो प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना, तो लास्ट में आएगा पॉइंट 2। तो 3 4 1 2 ये रीअरेंज हो गया। ELPS इसको याद रखिए, आपका ये रीअरेंज कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो देख लीजिए इस क्वेश्चन को फिर से एक बार। प्रारंभिक कक्षाओं में एक गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार किया जाना चाहिए। तो देख लीजिए ELPS, पहले हमें अनुभव प्रदान करने चाहिए, फिर भाषा के माध्यम से समझाना चाहिए, फिर चित्र बनाना चाहिए, फिर प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है,
एक बच्चे ने नीचे दिखाए अनुसार दो संख्या घटाई, जो कि गलत घटाई। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के घटाव सीखने का बोध कराता है? नंबर 1, बच्चा 2 अंकों वाली संख्याओं के घटाव की प्रक्रिया जानता है। नंबर 2, यह एक गलती है और इसे बार बार अभ्यास करके सुधार किया जा सकता है। नंबर 3, बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत धारणाएं हैं। नंबर 4, बच्चा नहीं जानता कि कैसे घटाना है। तो बच्चे ने जिस प्रकार घटाया है वो बच्चे के घटाव सीखने का किस बात का बोध कराता है? कि बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत धारणाएं हैं। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अधिगम और आकलन के चक्र के निम्नलिखित चरणों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नंबर 1, शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन। नंबर 2, शिक्षण अधिगम और आकलन की योजना बनाना और उसका संगठन। नंबर 3, प्रगति रिपोर्ट का विकास। नंबर 4, बच्चों के अधिगम और प्रगति की प्रतिपुष्टि की रिपोर्टिंग और उसका संचार। प्रतिपुष्टि का मतलब इंग्लिश में जानिए तो होता है फीडबैक, और फीडबैक हम किसी चीज़ का भी लास्ट में देते हैं, ठीक है, पूरी प्रक्रिया हो जाने के बाद। तो पॉइंट नंबर 4 लास्ट में आना चाहिए, और लास्ट किस में है? ऑप्शन नंबर 3 में है, तो यही सही हो जाता है। लेकिन फिर भी चेक कर लीजिए बाकी सारे पॉइंट को, पहले कौन सा आएगा? ये तो लास्ट में आ गया पॉइंट नंबर 4, तो पहले नंबर पर इसके अकॉर्डिंग दूसरा आएगा, ठीक है। शिक्षण अधिगम और आकलन की योजना बनाना, सबसे पहले हम योजना बनाते हैं, तो दूसरा पॉइंट हमारा पहले नंबर पर आ जाएगा, ठीक है। शिक्षण अधिगम और आकलन की योजना बनाना और उसका संगठन, ये हो गया पहला पॉइंट। फिर दूसरा पॉइंट, शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन, फिर प्रगति रिपोर्ट का विकास, और लास्ट में पॉइंट नंबर 4, बच्चों के अधिगम और प्रगति की प्रतिपुष्टि की रिपोर्टिंग और उसका संचार। तो ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता? नंबर 1, रोमन अंकों का उपयोग करके संख्याओं को बनाना एक जटिल कार्य है। नंबर 2, बच्चे अंग्रेजी वर्णमाला और रोमन अंकों में भ्रमित हो जाते हैं। नंबर 3, रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल होता है। नंबर 4, रोमन अंकों को याद करना मुश्किल है। तो रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल होता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। अपने छात्रों के साथ ऐसी गतिविधि करने के पीछे शिक्षक का सबसे उचित उद्देश्य क्या है? नंबर 1, यह बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है, जो आकारों के बारे में उनकी समझ को गहन बनाता है। नंबर 2, यह एक उपयोगी गतिविधि है जो एक बच्चे को आकारों का परिचय कराती है। नंबर 3, यह एक बहुत ही रोचक गतिविधि है जिसे आकार की अवधारणा को पुनः देखने के लिए खाली समय में किया जा सकता है। या फिर नंबर 4, बच्चे अपनी भाषा में वस्तुओं को समझाने का आनंद लेते हैं, जैसे कि वे डम्ब सराट्स खेलने का आनंद लेते हैं। तो एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। अपने छात्रों के साथ ऐसी गतिविधि करने के पीछे शिक्षक का जो सबसे उचित उद्देश्य है वह यह है कि बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है, जो आकारों के बारे में उनकी समझ को गहन बनाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित नंबर 1 में अस्पष्टता और बहुत कम स्तर की शुद्धता है। नंबर 2, कि संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। नंबर 3, गणित कक्षा में उपयोगी नहीं है। या फिर नंबर 4, सभी गणितीय समस्याओं को हल करने में बहुत उपयोगी है। तो पूछा जा रहा है, अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित की संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के एक विषम समूह को कैसे संभालना चाहिए? नंबर 1, अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर ताकि वे एक दूसरे से सीख सकें। नंबर 2, कम क्षमता वाले बच्चों के अनुसार कक्षा में प्रश्न हल करके
और उच्च क्षमता वाले बच्चों को जटिल प्रश्न गृह कार्य के रूप में देकर। नंबर 3, एक ही क्षमता वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर और उनकी क्षमता के अनुसार प्रश्न देकर। नंबर 4, एक ही कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ समूहित रखकर। तो एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के एक विषम समूह को कैसे संभालना चाहिए? अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर, ताकि वे एक दूसरे से सीख सकें। तो ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि। नंबर 1, बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए। नंबर 2, वर्ष की अंत परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार किया जाए। नंबर 3, गणना के लिए बच्चों को लघु विधियां बताई जाएं। या फिर नंबर 4, विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाई जाए। तो गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है? नंबर 1, बच्चों द्वारा श्यामपट्ट से नकल करना। नंबर 2, बच्चों का अन्वेषण में लगना। नंबर 3, शिक्षक समझाते हैं कि प्रश्न कैसे हल करें। या फिर नंबर 4, बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन। तो पूछा जा रहा है कि कक्षा में कौन सा कार्य एक गतिविधि है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, बच्चों का अन्वेषण में लगना। अन्वेषण से बच्चों को नई चीजें सीखने को मिलती हैं, जो कि एक गतिविधि होगी। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है? नंबर 1, संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना। नंबर 2, समूह बनाना। नंबर 3, एक एक संगतता। या फिर नंबर 4, क्रमबद्धता। तो बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है? तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना आवश्यक नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक बच्चे से यह पूछने पर कि क्षेत्रफल क्या है, उसने लंबाई गुणे चौड़ाई उत्तर दिया। क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में बच्चे की समझ के बारे में आप क्या कह सकते हैं? नंबर 1, बच्चा सही कह रहा है कि क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई है। नंबर 2, बच्चा क्षेत्रफल और परिमाप की अवधारणा के बीच उलझन में है। नंबर 3, बच्चे का क्षेत्रफल अवधारणा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। नंबर 4, बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया। तो बच्चे से जब यह पूछा जाता है कि क्षेत्रफल क्या है, तो उसने उत्तर दिया लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में बच्चे की समझ के बारे में आप क्या कह सकते हैं? कि बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल को सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर सही होगा। तो ये थे 30 क्वेश्चंस मैथ्स के। होपफुली फ्रेंड्स आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।